इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 12 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, इस कंपनी ने डेटा केंद्रों को बिजली की आपूर्ति के लिए टैलेंट एनर्जी के साथ परमाणु ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। एक कंपनी पूछ रहा है जिसने डेटा सेंटर को बिजली की आपूर्ति के लिए टैलेंट एनर्जी के साथ परमाणु ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। परमाणु ऊर्जा ठीक है, साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। ए अमेजन, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी एप्पल। तो किसने किया ये साझेदारी? ये साझेदारी किया किसने? अमेजन ने। कौन सा ऑप्शन? ए है अमेजन। अमेजन ने पेंसिल्वेनिया के सुस्केहाना परमाणु संयंत्र से प्राप्त बिजली से अपने AWS डेटा केंद्रों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए टैलेंट एनर्जी के साथ एक दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा समझौता किया है। ये कौन है? अमेजन। यह समझौता 2042 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2042 तक चलेगा। 1920 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति पर लक्ष्य रखता है। इसके अतिरिक्त अमेजन और टैलेंट भविष्य की ऊर्जा पहलों पर सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। इसमें नए छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों के विकास की संभावनाएं भी शामिल है। यह रणनीतिक कदम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रति अमेजन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और प्रमुख तकनीकी कंपनियों की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। बारडोली किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, कौन सा? बारडोली किस राज्य में स्थित है जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। कहाँ पे है ये जगह पूछ रहा है, तो इस जगह पे है, ये गुजरात। बारडोली कहाँ पे? ये गुजरात है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, कौन सा? विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन गुजरात राज्य के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बारडोली में हो रहा है। कहाँ पे? बारडोली में हो रहा है। इस कार्यक्रम में एक किसान सम्मेलन भी होगा जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कुछ नेता शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि प्रगति और नई पहलों को उजागर करना और उनका समर्थन करना है। अपनी कृषि विरासत के लिए प्रसिद्ध बारडोली में इस कार्यक्रम का आयोजन किसानों को सशक्त बनाने और राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कृषि विकास के महत्व को सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो द्रव्यमान का अध्ययन करने के लिए कार्ल ज्यूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग किस देश में आयोजित किया गया था? कौन सा? न्यूट्रिनो द्रव्यमान का अध्ययन करने के लिए कार्ल ज्यूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग किस देश में आयोजित किया गया था? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी स्विट्जरलैंड में या डी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी जर्मनी। न्यूट्रिनो के द्रव्यमान को मापने पर केंद्रित एक प्रमुख वैज्ञानिक पहल कार्ल ज्यूए ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग जर्मनी में आयोजित किया। यहाँ पे जर्मनी में। इस परियोजना में शामिल शोधकर्ताओं ने 2019-2021 के बीच 5 प्रयोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और 36 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉन घटनाओं की जांच की। उनके निष्कर्षों ने न्यूट्रिनो के द्रव्यमान की एक नई ऊपरी सीमा स्थापित की, जिससे यह पता चला कि ज्ञात 3 प्रकार का
कुल द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 8.8 इंटू 10⁻⁷ गुना से कम है। यह प्रयोग कण भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान में जर्मनी की अग्रणी भूमिका को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, एफएसआईबी ने एलआईसी के एमडी और सीईओ की भूमिका के लिए किसे अनुशंसित किया है? ए आर दोराईस्वामी को, बी सुरेश माथुर को, सी अनिल कुमार शर्मा को, या डी राजीव शुक्ला को। किसको नियुक्त के अनुशंसित किया है? ये अनुशंसित किया है किसको? ए आर दोराईस्वामी को, अनुशंसित किया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी ने देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक और प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आर दोराईस्वामी की सिफारिश की। किसकी? आर दोराईस्वामी की सिफारिश की है। एलआईसी ने 38 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ दोराईस्वामी ने संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनके व्यापक करियर अनुभव और महत्वपूर्ण कार्यों के नेतृत्व में उन्हें 11 जून 2025 को हड़ताल के साक्षात्कार के लिए 4 वरिष्ठ एलआईसी अधिकारियों में शीर्ष उम्मीदवार बनाया। उनकी नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति अब कैबिनेट की नियुक्ति समिति के निर्णय की प्रतीक्षा में है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ये ठीक है, विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। ए 125वां, बी 130वां, सी 119वां, या डी 131वां। कौन सा स्थान है भारत का? इसमें भारत का स्थान है 131वां, ऑप्शन डी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2025 में भारत 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर खिसक गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थानों की गिरावट दर्शाता है और लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। मात्र 64.1% के समानता स्कोर के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे निचले स्थान वाले देशों में से एक बन गया है। इसकी तुलना में बांग्लादेश 24वें स्थान पर सबसे आगे, उसके बाद नेपाल 125वां, श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138 और पाकिस्तान 148 जैसे देश हैं जो लैंगिक समानता की प्रगति में क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 30 मई को, बी 5 जून को, सी 12 जून को, या डी 1 जुलाई को। तो ये मनाया जाता है कब? ये 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खुलासा हुआ कि 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिससे त्वरित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। आइए प्रयासों में तेजी लाएं। क्या ये थीम है इसका विषय? बाल श्रम उन्मूलन में उपलब्धियों और वर्तमान चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डालता है। यह दिवस दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों और हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, गुजरात के जीआईएफटी सिटी में आईएफएससी बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए किन दो देशों के बैंकों को मंजूरी मिली? ए जापान और जर्मनी, बी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, सी यूके और ऑस्ट्रेलिया, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। कौन से दो बैंक देश हैं? इन दो देशों में बैंकों को मंजूरी मिली है। तो गुजरात के आईएफटी सिटी में आईएफसी बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए इन दो देशों के बैंकों को मंजूरी मिली है। ए जापान और जर्मनी के बैंकों, बी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बैंकों, सी यूके और ऑस्ट्रेलिया के बैंकों, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर के बैंक को। किसको मिला है ये? तो ये मिला है फ्रांस और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बैंकों को मिला है गिफ्ट सिटी में आईएफसी बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए। तो कौन सा ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है बी। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख बैंकों को गुजरात के गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंक स्थापित यानी कि आईबीयू स्थापित करने के सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जो भारत के वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेटेक्सिस और क्रेडिट एग्रीकोल जैसे फ्रांसीसी बैंक और फर्स्ट अबू धाबी बैंक, पीजेएससी और मसरेक बैंक जैसे संयुक्त अरब अमीरात स्थित संस्थान अपनी उपस्थिति का विस्तार करने वालों में शामिल हैं। ये मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गिफ्ट सिटी में शीर्ष स्तरीय वैश्विक बैंकिंग संस्थानों को आकर्षित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इसके साथ आईबीयू की कुल संख्या बढ़कर कितनी रही? 31 हो गई है, जो भारत के वित्तीय परिदृश्य के तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आईएएलए परिषद द्वारा दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सत्र कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया? ए फ्रांस में, बी भारत में, सी यूनाइटेड किंगडम में, या डी संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ उसका आयोजन हुआ था? आईएएलए का। तो इसका हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? फ्रांस में, जिसमें भारत ने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। आईएएलए परिषद का दूसरा सत्र फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन यानी कि आईएएलए के उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया। आईएएलए परिषद समुद्री नौवहन सहायता पर वैश्विक मानकों के लिए प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। हालांकि यह सत्र फ्रांस में आयोजित किया गया था, लेकिन दिसंबर 2025 में होने वाली आगामी तीसरी आईएएलए महासभा मुंबई भारत में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे? कब? दिसंबर में, जो समुद्री शासन और नौवहन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? ए 4, बी 3, सी 1, या डी 2। कौन सा स्थान है भारत का इसमें? किसमें? सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। तो भारत का वैश्विक स्थान है दूसरा, ऑप्शन ए है दूसरा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो 2015 में मात्र 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। इस वृद्धि का अर्थ है कि अब लगभग 94 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ILO/STAT के आंकड़ों के अनुसार इस विस्तार ने भारत को कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर ला दिया। यह उपलब्धि पिछले एक दशक में देश द्वारा कल्याणकारी
और सहायता तंत्रों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए किए गए केंद्रित नीतिगत प्रयासों को दर्शाती है, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए, जिससे अधिक समावेशी सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान ने नया आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाओ, इसको नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो अपनाया है? ए सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी लोकपाल या डी एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नागरिकों को सशक्त बनाओ और भ्रष्टाचार को उजागर करो अपनाया है किस भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान ने? ठीक है, तो इसका नाम है लोकपाल। ऑप्शन सी है लोकपाल। ये आदर्श वाक्य अपनाया है लोकपाल ने, नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो, लोकपाल अपनाया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है, 2013 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय भारत के लोकपाल ने अपनी जन पहुंच और दृश्यता को मजबूत करने के लिए नया आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें अपनाया है। यह निकाय उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जिम्मेदार है। यह आदर्श वाक्य पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने के प्रयासों के तहत पिछले आदर्श वाक्य का स्थान लेता है। लोकपाल भारत के प्रशासनिक ढांचे में ईमानदारी बनाए रखने के एक प्रमुख संस्थागत सत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ए नवीन चंद्र झा को, बी राजीव आहूजा को, सी मोहम्मद आरिफ खान को या डी दिनेश खारा को? किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया मोहम्मद आरिफ खान को। ऑप्शन सी है, मोहम्मद आरिफ खान को नियुक्त किया गया किसका? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में। मोहम्मद आरिफ खान को 11 जून 2025 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ खान ने रिटेल बैंकिंग, रणनीतिक प्रशिक्षण और कोर बैंकिंग कार्यान्वयन में कई नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी नीति भविष्य के लिए तैयार परिचालनों के लिए अपने नेतृत्व को मजबूत करने पर एसबीआई जनरल के फोकस को रेखांकित करती है। डिजिटल परिवर्तन क्या है? डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित रणनीतियों में खान की विशेषज्ञता नवाचार को बढ़ावा देने, कम सेवा वाले के बाजारों में विस्तार करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की लाभदायक और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एमडी एंड सीईओ नवीन चंद्र झा के साथ मिलकर एमडी और सीईओ नवीन चंद्र झा के साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।